Good morning, students. Today we are going to do keywords of this chapter, that is force and pressure. So let's begin with atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के भार के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो तभी अकर करता है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं। ओके, इट इज़ एनी फोर्स दैट रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट टू अकर। ऐसा कोई भी फोर्स जो दो बॉडीज़ के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही अकर करता है उसी को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। It is the attractive or repulsive force between two electrically charged objects. दो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होता है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अगर दो पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडीज़ हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, और अगर एक बॉडी पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने बैलून और पेपर्स बिट्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को पहले डिस्कस किया है। जब बैलून से हम छोटी छोटी पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करते हैं, अगर आप दो बैलून्स को रब करें तो वो दोनों बैलून्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों बैलून्स पे सेम चार्ज रबिंग के बाद एक्सर्ट करता है। फोर्स। अब फोर्स की डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस की हुई है, उसी के आधार पर हम इस कीवर्ड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ अ पुश और अ पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के साथ हमारा इंटरेक्शन ज़रूरी है। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करें और पुश या पुल करें तो वो तभी संभव है जब वहाँ पर फोर्स अकर कर रहा हो। सो इट इज़ अ पुश और अ पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन। इंटरेक्शन ज़रूरी है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बच्चों एक तरह का रेजिस्टेंस यानी विरोध होता है जो एक सरफेस और दूसरा सरफेस, जो दो सरफेसेस के मान लीजिए आप पैदल चल रहे हैं तो आपके जूतों और नीचे जो सरफेस है सड़क, उन दोनों सरफेसेस के बीच में एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके, ये कोई भी दो सरफेसेस पे हो सकता है। जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। ओके, और मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, एकदम फ्लैट सरफेस है, फर्श है, उस पर पानी गिरा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, आप उस पर चलेंगे तो फिसल सकते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन क्या है? एक रेजिस्टेंस है जो एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर एनकाउंटर करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, इस पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, इट इज़ अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू सब्जेक्ट्स विद मास। लेकिन उस ऑब्जेक्ट का कोई मास होना चाहिए। मास मतलब आप एक तरह से समझ सकते हैं वेट। ठीक है, लेकिन मास अलग टर्म है और वेट अलग टर्म है। मास पर जब ग्रेविटी एक्ट करती है तब हम उसको वेट बोलते हैं। अदरवाइज मास, मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर 10 kg की है तो वो मून पर भी 10 kg की होगी, लेकिन वेट दोनों पे अलग अलग होगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी अलग है और मून की ग्रेविटेशनल पावर अलग है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लेकिन ऑब्जेक्ट्स में कोई मास होना चाहिए, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हाँ, जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ अपने आसपास हर चीज़ के ऊपर, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जिसका मास है उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करती है। इवन अस, हमारे ऊपर भी, हम भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट करते हैं, बिकॉज हमारा भी मास है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स का भी मास है।
नेक्स्ट जो है ग्रेविटी, वो भी इससे मिलती जुलती टर्म है. इट इज़ द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और टुवर्ड्स एनी अदर फिजिकल बॉडी हैविंग मास. ओके, इस यूनिवर्स में हर प्लैनेट, एवरी हेवनली बॉडी जो भी अंतरिक्ष में है और जिसका मास है, वो सारे के सारे एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण दूसरी बॉडीज उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं. उस फिनोमिना को हम ग्रेविटी कहते हैं. दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी. तो ये ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों लगभग एक जैसी टर्म्स हैं. थैंक यू. अब हम इसका सेकंड वीडियो, यानी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है, वो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.